तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एस्पिरेंट में। आज हम बात करेंगे डे 2। थोड़ा सा एक दिन का डिले हो गया, कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे दोस्तों नेक्स्ट डे पे। बाकी हम बात करते हैं तो हम पहले वही स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन हम इंग्लिश के करेंगे जिससे हमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन होगा। देखिए आज स्टार्ट करते हैं। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू ऑर्लियंस लास्ट सैटरडे। ठीक है, जब भी आपको पास्ट में कोई चीज़ दी जाती है सेंटेंस में, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क करना पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो कोलैप्स है वो कोलैप्स ना रह के ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट में जो वर्ब की फॉर्म बनती है वो V2 की फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अनिता एंजॉय टू स्विम इन द सी। देखिए जब बोला मैंने तो स्विमिंग निकल गया, तो मतलब क्या है, अनिता एंजॉयड स्विमिंग इन द सी। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जो एंजॉय होता है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा जो आपका ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे, स्विम को हम स्विमिंग बनाते हैं। देखिए स्विम एक क्या है, वर्ब है। हम जब इसको नाउन की फॉर्म में बनाते हैं तो स्विमिंग बना देते हैं आईएनजी लगा के। ठीक है, जैसे प्लेइंग हो गया, एक्सरसाइजिंग हो गया। एक्सरसाइज नाउन है वैसे तो, प्लेइंग हो गया, और आपका हो सकता है जितने अलग अलग चीजें हैं बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। इन अबाउट 2 वीक्स आवर हॉलीडेज विल स्टार्ट। देखिए इसमें कोई एरर नहीं है, इन अबाउट ठीक है अपनी जगह पर, 2 वीक्स ठीक है, टू के बाद वीक्स आएगा, मतलब यहाँ पर एस दिया है तो वो एस ठीक है। आवर हॉलीडेज, हमारे जो हॉलीडेज है, आवर मतलब प्लूरल हो गया तो हॉलीडेज आ गया। ठीक है, विल स्टार्ट ठीक है, कोई सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी वॉच्ड द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल ऑफ द किचन। देखिए जब भी वॉच आता है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। टू रिपेयर नहीं होगा, ये काम टू रिपेयर की फॉर्म में नहीं होगा, ये रिपेयरिंग होगा। क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं रिपेयरिंग ऑफ टाइल, देख रहे थे। ठीक है, वॉच। देखिए हमें ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं करना, हमें वर्ड पे मतलब जो सिंटैक्स होता है, मतलब इसके रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा मीनिंग भी बता दे रहा हूँ। वैसे आपको एग्जाम में रह के मीनिंग नहीं देखना, वहाँ पे आपको डायरेक्ट ये फॉर्म्स होती हैं। देखिए तो वॉच के बाद टू की फॉर्म नहीं आएगी। आई वॉच द पर्सन प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, खेल रहा है गार्डन में, रिपेयरिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन अ बीच इन ममल्लापुरम, प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज सीइंग पिकिंग अप प्लास्टिक लिटल बोटल्स एंड अदर आइटम। देखिए ये सेंटेंस क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज सीइंग पिकिंग, मतलब देखे गए कि वो अपना मतलब क्या पिक कर रहे थे, वो प्लास्टिक लिटर पिक्स कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखा आपने, ये है सेंटेंस पैसिव फॉर्म में, वॉज सीन। पैसिव फॉर्म में क्या कर रहे थे, पिकिंग अप, आया ना, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई आपकी। तो देखिए दोस्तों, यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें आपके लिए डिसाइडेबल होनी चाहिए, आपको कंफर्म श्योर होना चाहिए। और बाकी आप एक एडिटोरियल कोई भी न्यूज़पेपर निकाल लो, आप वहां पर अगर एक बार सर्च कर दोगे, ई अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है, वहां पर इन सर्च कर दो, सारी चीज इनके आगे आ जाएगा, मतलब कि इनके बाद क्या आता है, इनके पहले क्या आता है। ठीक है, तो आप उससे अंदाजा हो जाएगा आपके बाद। जैसे जितने प्रीपोजिशन होते हैं उनके बाद, प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए आपका, नाउन की फॉर्म आती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक में थोड़ी गलती है, अक्रॉस नहीं होगा, ड्यूरिंग होगा। ठीक है, ड्यूरिंग। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमें टाइम एंड वर्क करना है। ठीक है, हम उसके आगे पहले हम जनरल अवेयरनेस कर लेते हैं। तो हमने पहला देखा है डेफिनेशन। ठीक है, तो जो आर्टिकल 12 कहता है, बेसिकली ये मैंने आर्टिकल लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इनेक्ट हुआ था नवंबर 1949 में, और इसे लागू कब करा था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो पहला जो आर्टिकल 12 है वो डेफिनेशन की बात करता है, किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, जो आर्टिकल 13 है आपका किसकी बात करता है, ये लॉ इज कंसिस्टेंट विद जो हमारे फंडामेंटल राइट जो भी पुराने बने होंगे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ है उसके पहले जितने भी लॉ वगैरह बने होंगे वो सारे खत्म हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट जो पुराने होंगे वो खत्म हो जाएंगे, ये वाले लॉ मतलब इनेक्ट होंगे जो हमने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं। फिर हम फोर्थ बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब एक ही बराबर हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी का आप मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, किस बेस पर,
रिलीजियस, रेस का, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे मैं यूपी का बंदा हूँ, तो अगर मैं हरियाणा में जॉब लेना चाहता हूँ तो मैं जॉब ले सकता हूँ। अगर यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई करूंगा, जहाँ पे भी मैं क्वालिफाई करूंगा मैं वहाँ की जॉब ले सकता हूँ। बाकी देखिए सेंटर अपनी जॉब देता है, तो सेंटर में आप कहीं सेंटर में आप कहीं की भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जॉब ले सकते हो और कैटेगरी वगैरह जो होती है उसमें ले सकते हो, क्योंकि वो सेंटर का मामला है। अब बात करते हैं स्टेट। स्टेट अपनी कैटेगरी को सिर्फ फायदा देता है, क्योंकि स्टेट अपने राज्य के बंदों को, तो ये स्पेशल कैटेगरी है कि वो अपने राज्य के बंदे को कैटेगरी का तो फायदा देगा। और बाकी यूआर में आप किसी भी राज्य के पर्सन आकर फाइट कर सकता है। मगर सेंटर में क्या होता है कि सेंटर में जितने भी कैटेगरी के बंदे हैं चाहे किसी स्टेट के हैं, वो सब फाइट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब सबके पास समान अवसर है, यही तो मैंने आपको बताया कि मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे हमारे पास यूआर से हम कहीं भी फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने जो बात करी है 15 आर्टिकल में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आपको किसी, जैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ का आ गया तो मैंने उसमें यूपी का नाम लिया। और जब हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं भी आपको जॉब करनी है तो आप किसी राज्य के फॉर्म जो उनके अकॉर्डिंग होता है आप उसे क्लियर करेंगे तो आपको नौकरी मिल सकती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 17, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत, जैसे किसी को नल का नहीं छूने दिया हमने पानी निकालने के लिए, किसी को हमने तालाब यूज नहीं किया पानी यूज करने के लिए। तो ये सारी चीजें आज समाज में बैन है। अगर आप ऐसा काम करते हो, किसी के साथ भेदभाव करते हो या किसी के साथ हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है वो केस कर सकता है आपके ऊपर, अगर आप उसके ऊपर ऐसा भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज गलत भी है दोस्तों। ये महात्मा गांधी ने इतनी बड़ा बड़ा आंदोलन लड़ा, इतनी बड़ी फाइट लड़ी, तो इस चीज को खत्म करने के लिए भी उन्होंने काफी संघर्ष किया। तो दोस्तों इस चीज को खत्म करना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल। जैसे आप महाराजा लगा लो अपने नाम के आगे, या बादशाह लगा लो, या रानी लगा लो। तो ये सारी चीजें आपके मतलब आप टाइटल नहीं लगा सकते। आपका नाम बादशाह हो सकता है, आपका नाम महाराजा हो सकता है, ठीक है, और आपका नाम रानी हो सकता है, मगर ये टाइटल नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो हम ब्लड रिलेशन में देख लेते हैं। भाई ब्लड रिलेशन है तो रेड मार्क कर ही दिया है। तो हम बात करते हैं कि बेसिकली आपको ब्लड रिलेशन में आपको कैसे मतलब टैकल करना है एग्जाम में, पॉइंट ऑफ व्यू में। जब भी हम बात करते हैं मेल की, तो मेल में हम कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाने का। अगर भाई बहन का रिश्ता है, सिस्टर एंड ब्रदर का रिश्ता है, तो हम ऐसे बनाते हैं वी, उल्टा वी। अगर हम बात करते हैं मैरिज है तो हम डायरेक्ट लिंक बना देते हैं। और जो चीज़ हमारी मतलब जनरेशन चलती है हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हम राहुल की बात करते हैं, राहुल, ठीक है। राहुल एक पर्सन है, उसके फादर जो हैं, उनकी वाइफ, फादर की वाइफ, तो फादर की वाइफ हो गई राहुल की मदर। अब जो इनकी फादर की वाइफ हैं, उनके जो फादर हैं, उनके डॉटर ग्रैंडसन है सिर्फ। तो डॉटर, ओनली डॉटर ग्रैंडसन, तो ओनली डॉटर, और इनका ग्रैंडसन कौन होगा, इनका बच्चा होगा, ठीक है। तो डॉटर राहुल की मदर हो गई, और उनका ग्रैंडसन की बात करी गई है, तो ये ग्रैंडसन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम बात करेंगे तो ऐसे आपको रिलेशन निकालना होगा, एग्जाम में दिया होता है। देखिए जब एग्जाम में कोई चीज बात करी जाती है हम नाम के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ये रूल है, नाम के अकॉर्डिंग हम किसी को कुछ नहीं मान सकते। अगर उसमें मेंशन है इज ब्रदर है तो सिस्टर है, वाइफ है, हस्बैंड है, तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं तो उसे हम एक ऐसे पार्ट में डाल देंगे C&D, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको जो भी दिया जाता है आपको डाटा उस हिसाब से फिक्स करना पड़ता है। देखिए ये चीज बताने वाली इस चीज है, क्योंकि आप किसी के नाम के बेसिस पे आप किसी को वो नहीं कह सकते। किसी का नाम अगर मान लो सुमन है, तो लड़की का नाम भी हो सकता है, लड़की का नाम भी हो सकता है। भाई आज का समय ऐसा है कि नाम कुछ भी रख सकते हो आप, इस नाम के अकॉर्डिंग आप किसी को डिसाइड नहीं कर सकते उसका जेंडर क्या है, ठीक है। तो वही आज़ादी आपको आर्टिकल इसमें भी दी गई थी कि आप किसी के सेक्स मतलब मेल फीमेल भेदभाव नहीं कर सकते। भाई मेरा नाम अगर सुमन है तो मैं लड़का भी हो सकता हूँ और लड़की भी नाम रख सकती है सुमन, ठीक है। हम बात कर लेते हैं हमारा क्या टॉपिक रह गया मैथ का, टाइम एंड वर्क, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है।
तो हम देख लेते हैं टाइम एंड वर्क में हमें क्या करना है। तो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। देखिए, पहली बात, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जितने भी करे जाते हैं वो एलसीएम के फॉर्म में करे जाते हैं। और मैं मानता हूँ ए 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है और बी कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में। ठीक है, तो हम एलसीएम देखेंगे कितना हो गया हमारा इनका। एलसीएम 20 हो गया, मतलब अगर पर डे देखा जाए, पर डे कितना यूनिट काम करेगा ए, 2 यूनिट करेगा। और बी कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। ये पर डे यूनिट काम करेंगे। ठीक है, अगर दो दो यूनिट के हिसाब से ए काम करेगा तो 10 दिन में 20 यूनिट कर देगा। और बी 1 यूनिट के हिसाब से पर डे काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 20 दिन में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत लफड़े फंसते हैं तो आपको उनसे लड़ना है। ठीक है, देखिए ये तो बेसिक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ए बी ने मिलकर 5 दिन काम कर दिया। ए बी ने 5 दिन काम कर दिया, जो बचा काम है वो बी करेगा। तो आप मतलब इनका यूनिट को माइनस कर दोगे टोटल यूनिट में, जैसे 20 यूनिट है टोटल, तो इसको माइनस कर दो और बी का निकाल लोगे एक्स कितना चाहिए। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लास्ट 5 दिनों में ए ने काम नहीं किया। जब लास्ट काम नहीं करते तो हम लास्ट का काम ऐड करते हैं। देखिए, जब मैंने कहा कि बी तो पूरा काम करेगा ही, बी तो पूरा काम करेगा ही, एक्स अगर दिन काम कर रहा है, प्लस ए कितना काम करता है, एक्स माइनस 5। और ये हमारा कितना काम हो गया टोटल, अगर मैंने माना है तो 20 यूनिट हो गया। ठीक है, तो इस ए का 5 अगर यूनिट में इधर भेज दूं क्या हो जाएगा। अगर मैंने बी से एक्स दिन काम कराया और ए से भी एक्स दिन काम कराया और इधर मैं 20 हो गया और इधर कितना हो गया 5a प्लस का। ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया ना, मतलब जितने दिन आखिरी में ए ने काम नहीं करा उतना दिन मैंने उसका काम ऐड कर दिया। और हमारे इधर से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्या है, बेसिकली डेज हैं। और ये एक्स डेज किसके आएंगे, बी का आएगा। और ए का जब हम करेंगे तो वो माइनस कर देंगे 5, तो वो आ जाएगा आपका। तो ये भी एक देखिए, मैंने एक डायरेक्ट आपको शॉर्टकट भी बता दिया है। ये ट्रिक है, देखिए आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो आपको टैकल टैकल करना आना चाहिए। आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है। अब जैसे ये जो एलसीएम का क्वेश्चन बताया वो द बेस्ट है, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को इसी हिसाब से बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे वाली आने वाली वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ हम करेंगे। बाकी मैंने आपको बेसिक बताया, आपको टैकल करना बताया है। और होप आपको वीडियो पसंद आएगी और बाकी आप वीडियो के साथ बने रहें। हम वीडियो ऐसे अपलोड करते रहेंगे। हम कुछ क्वेश्चन टॉपिक देख लेंगे। तो अभी तो हम बेसिकली कुछ बेसिक देख रहे हैं, बाकी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ज़्यादा एलोब्रेशन करेंगे, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे आपको, कि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बाकी एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना इतना स्टडी करना है पर डे, तो आपका आने वाले 30 दिन में, मतलब अगर डेज जब 30 आएगा तो आपका सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा लगभग। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।